नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हाल में 5 राज्यों में हुए चुनावों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से थी और नतीजा सभी के सामने है। कांग्रेस को करारी हार मिली है, जहां पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ गया है। तो वहीं 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने की सोच रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंडिया के घटक दल अब कांग्रेस पर निशाना साधने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो बातें रखी थी वो खोखली साबित हुई है। उन्होंने गठबंधन की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। इस रिपोर्ट को देखिए। हिंदी बेल्ट के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हताशा का माहौल है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने बुजुर्गवारों के जरिए ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में 5 साल पहले उसके पास युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन उसने बुजुर्गवार कमलनाथ को आगे किया। फिर 5 साल बाद हाल के चुनावों में उसके पास कमलनाथ के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि सिंधिया तो अब बीजेपी के हो गए। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान तो प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तीखे वार पलटवार भी देखने को मिले। लेकिन कमलनाथ के इस हार के बाद एमपी के 5 साल बाद कांग्रेस के पास क्या रह जाएगा, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में तो हो सकता है कि बघेल अगले चुनाव में भी जोर मारे, लेकिन मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को चुरा लिया, तो अगले चुनाव में यहाँ भी कांग्रेस के हाथ में शायद कुछ नहीं बच पाएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पायलट पर बीजेपी की नजर गड़ी रहेगी। उन्हें वही सब समझाया जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में राजस्थान की सभाओं में कहते रहे। पिता राजेश पायलट के साथ जो अन्याय किया गया, वही कांग्रेस अब बेटे सचिन के साथ भी कर रही है। बात समझ में आ गई तो पायलट भी कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। आखिरकार राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल तो 3 राज्यों में हुई पराजय के बाद कांग्रेस के पास शब्द ही नहीं बचे हैं। उधर इंडिया गठबंधन के शामिल कई दल अब कांग्रेस पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी के खराब प्रदर्शन से कांग्रेस सहयोगी दलों के निशाने पर है, तो वहीं नया हमला जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी को अभी अपने पुनरुद्धार से ज्यादा अपनी पहचान बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। त्यागी ने कहा कि राज्य चुनावों में कांग्रेस के दृष्टिकोण में सबको साथ लेकर चलने वाले दृष्टिकोण की कमी थी। उसने अपने चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के दौरान इंडिया ब्लॉक के सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया था। यही वजह है कि पार्टी को इन चुनावों में इतनी बड़ी हार मिली। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। वहीं मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे में खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही समाजवादी पार्टी ने खुलकर अपना असंतोष जाहिर कर दिया है। विवाद बढ़ता देख शिवसेना, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के नेताओं ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को क्षेत्रीय सहयोगियों के प्रति अधिक मिलनसार दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। जब सब एकजुट होकर लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों को अब लगता है कि कांग्रेस को पुनरुत्थान की कोई उम्मीद रखने के लिए शीर्ष पर एक नए चेहरे की जरूरत है। अपनी बेमिसाल विरासत के बावजूद गांधी परिवार को खास तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर खास वोट मिलते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच 8 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड हमेशा की तरह मजबूत बना हुआ है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ वहाँ कुछ राज्यों में जीत हासिल कर लेती है। हालांकि यहाँ भी ये संदिग्ध है कि गांधी परिवार के कारण कितने वोट मिलते हैं। यही कारण है कि अब कई राजनीतिक पंडित इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस को शीर्ष पर एक नए चेहरे की जरूरत है। ये रेखांकित करने योग्य है कि आज का आकलन 5 साल पहले से भी अलग है, जब अधिकांश कांग्रेस पर नजर रखने वालों को लगता था कि गांधी परिवार के बिना ये पार्टी बिखर जाएगी। वैसे कांग्रेस के सामने सवाल और भी हैं, लेकिन इनके जवाब मिलने में अभी वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो 3 राज्यों में मिली हार के बाद जाहिर तौर पे हिंदी बेल्ट की जो मानसिकता है, जो लोगों की मानसिकता है, वो सभी के सामने आ गई। क्या इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था 2024 से पहले, लेकिन वाकई क्या
जो ये नतीजे आए हैं उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा 2024 के चुनाव में, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहां खामी कहां कमी रह गई कि कांग्रेस को इस तरह की हार का मुंह देखना पड़ा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। प्रखर जी आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है नीरज जी। और साथ ही साथ राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। राजलक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रखर जी आपके साथ करते हैं। जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल इन राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने के लिए मिली, प्रखर जी क्या वजह रही कि हिंदी बेल्ट में जहां बहुत उम्मीदें कांग्रेस को थी वहां पर औंधे मुंह गिरना पड़ा? क्या वजह रही कि इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा? क्या उम्मीदें थी कांग्रेस को कि अगर हार मिलेगी तो इतनी बुरी? अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा मिला 4 राज्यों को जोड़ दे। दूसरी बात, हाँ हमारी हार हुई है, हम मानते हैं हमारी हार हुई है, कुछ तो गलतियां रही होंगी, कुछ क्रिकेट सिलेक्शन में गलतियां रही होंगी, तभी हमारी हार हुई, मगर जनता का हमको भरपूर सपोर्ट मिला है। जनता ने हमको बीजेपी से ज्यादा वोट दिया। अगर 4 राज्यों को हम जोड़ दें, 4 को मत जोड़िए ना सर, 3 को जोड़िए ना। हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और साउथ की क्या 4 राज्यों के चुनाव थे, 4 राज्यों की चारों की बात नहीं करेंगी आप, खाली एक की बात कर लेंगी। चलिए चारों की ही बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक पक्ष है आपके पास रखने के लिए। कन्याकुमारी तक में हम पार्टी है और हम सारे राज्यों की बात करते हैं। ठीक है। तेलंगाना में हमने अभी सरकार बनाई है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, साउथ में बीजेपी है नहीं। इन 4 राज्यों के, इन 3 राज्यों की बात कर ले तो वोट शेयर है उसके हिसाब से हमारे पास कम से कम 22 सीटें आएंगी लोकसभा में। अगर इसी वोट शेयर की आप बात कर ले, इसको आप सभी फाइनल मानती है? नहीं, मैं नहीं मानती, इसे कहा जाता है। कांग्रेस मान रही है नहीं मान रही, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस मान रही है कैसे सेमीफाइनल होता है? लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है। अच्छा, कांग्रेस इसे सेमीफाइनल मान रही है 2024 से पहले? कांग्रेस पार्टी इस हार से सबक लेते हुए पूर्ण तैयारी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक महंगाई बेरोजगारी पर विरोध करेगी, सड़क से संसद तक विरोध करेगी। इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारी सीट शेयरिंग और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। और जब इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा तो वोट शेयर में तो एनडीए से बहुत ज्यादा है हम लोग, और बीजेपी की सरकार 2024 में बनेगी। क्या वजह मानते हैं कि इतनी हार आपको मिली? और सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि देखिए अब तो विपक्षी पार्टी जो है और तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के जो तमाम घटक दल है, वो भी कहने लगे कि अति आत्मविश्वास से लबरेज थी कांग्रेस पार्टी, आपको सबक तक सिखाने की बात की जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अब जो कांग्रेस है उसको अपना अस्तित्व बचाने की कवायद तेज करनी चाहिए। तो अगर इस तरह की बातें हो रही है तो ये क्या संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई गर्त में जाती जा रही है? देखिए, 4 में से 3 राज्यों में हमारी हार हुई, ये सच है। वोट शेयर हमारा बहुत अच्छा है। जिन पार्टियां, जो और पार्टियां जिन्होंने चुनाव लड़ा उनका वोट शेयर देख लीजिए, तो गर्त की बात करना तो वो है। दूसरी चीज, चुनाव ओवर हो चुका है, सामने लोकसभा का चुनाव है 3-4 महीने बाद। सारी पार्टियां अभी 17 तारीख को मिल रही है, हर पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर हर पार्टी उसमें आ रही है। इंडिया गठबंधन को किसी ने ना तोड़ने की बात करी, ना किसी ने कहा इंडिया गठबंधन में हम नहीं है। हर पार्टी मिल करके, इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अश्विनी जी, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला मिल पाएगा? काफी ज्यादा चैलेंजेस रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। हुए नहीं, अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि सभी राज्यों को मिला लीजिए तो हम इतना वोट पाए हैं। यही हम कहते रहे कि हम तो 0.09% से हिमाचल हारने के लिए तैयार नहीं थे। जो आगे की बात, जो इंडिया अलायंस की जो बात हो गई, ये इंडिया अलायंस में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा किस तरीके से जूतम पैजार मध्य प्रदेश में हुई है। अखिलेश जी ने क्या क्या नहीं कहा, कमलनाथ जी ने उनको क्या क्या नहीं कहा। अब कह रहे हैं मिलके लड़ेंगे, उसके बाद भी ये स्थिति है, तो ये बेशर्मी की इंतहा है। वहां पर किस तरीके की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। अखिलेश जी ने जाति जनगणना पर भी कहा कि कांग्रेस तो राजनीतिक लाभ के जाति जनगणना कराना चाहती है। जाति जनगणना की बात राहुल गांधी जी करते हैं।
सिद्धारमैया जी की सरकार है वहां कर्नाटक में। वहां पर अभी पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तो वहां पर एक सर्वे कराया था देहाती लोग ने। भाई अगर आप घोषित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कह रहे हैं कि हम घोषित जाति जनगणना कराएंगे, तो उसको घोषित करा दीजिए ना भाई, आप ही की तो सरकार है, आप जीते हैं। तो जनता भी देख रही है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस में जुटम पैजार है। कांग्रेस जो बातें कर रही है वो वादा पूरा नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास अब कुछ रहा नहीं। कांग्रेस विलुप्त होती पार्टी हो रही है, जैसे चाइना विलुप्त हो गई है। अब कांग्रेस की कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नेतृत्व का राहुल गांधी जी को देश के लोग, यहाँ तक कि पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं देते हैं कि बातों में। देखिए अभी कहा गया है ड्यूटी पर जाने वाले हैं, क्या है या चले गए हैं या नहीं पता। ये जब हर चुनाव में चले जाते हैं, कांग्रेस का अपना दिवस था, मुझे याद है, अब वो देश में थे, इंडिया में नहीं, तो कांग्रेस का उनके लिए कुछ नहीं। पार्टी विलुप्त होते। सोनिया जी अब अपने जो है अस्ताचल की तरफ हैं। प्रियंका गांधी को ये लोग कई बार लॉन्च कर चुके हैं। इन्हीं के एक नेता वो प्रमोद कृष्णन जी का एक ट्वीट आया था कि सनातन का श्राप ले डूबा। तो सनातन का श्राप तो इनको ले डूबा। और उसके बाद 3-4 कुछ विवेकानंद जी और सावरकर जी की लाइनें मेरे सामने आई थी। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस रहेगी नहीं। ये सावरकर जी ने भी कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा कि एक दिन पूरे देश में भाजपा का राज होगा और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। अब स्थितियां देख लीजिए भारत। ठीक है, प्रखर जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रखर जी जल्दी से, फिर मैं आगे गेस्ट करूंगा। देखिए, अंग्रेजों के जो मुखबिर हैं वो हमको ये ना बताएं कि कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। ये तो आप लोग तो आजादी भी नहीं चाहते थे। अंग्रेजों के जो मुखबिर थे वो तो नहीं चाहते थे कांग्रेस पार्टी को, तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज, इन्होंने कभी एक बहुत मतलब कि टेलीविजन पर झूठ बोल दिया कि राहुल जी छुट्टी पर। अरे कल भाई पार्लियामेंट में क्या बातें कर रहे हैं? चैनल पर आप झूठ बोल देंगे लाइव आकर के। अभी चल रहा है जब आप संसद की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं। आज आपने 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। जिस सांसद ने पास बनवाया था उसको आपने कुछ नहीं किया। एक तो सांसद ऐसा मुद्दे पे रहेंगे ना, मुद्दे पे रहेंगे। जिनको जो संसद में भी नहीं आया उसको भी इनकी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजलक्ष्मी जी, देखिए झूठे लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं। और आने वाले समय में चुनाव में आपको पता चल जाएगा कौन विलुप्त हो रहा, कौन नहीं हो रहा। वाकई पता चलना भी चाहिए। कर्नाटक में पता चला है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चला क्या? आज चाहे जितनी बातें कर ले प्रभु, इंडिया गठबंधन 17 तारीख को आ रहे हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको डर लगता है? आपने बोला कि अखिलेश जी ने ऐसा बोला। अरे ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या क्या नहीं बोला है, और आप उनको मंत्री बनाने के चक्कर में क्या नहीं बोला था आपकी पार्टी और आपके मुख्यमंत्री के लिए? क्या क्या भाषा का प्रयोग नहीं किया था? आप सवाल हमसे कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ओम प्रकाश राजभर में क्या हो गया था आपको? ठीक है, राजलक्ष्मी जी सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस की ये दशा हुई तो उसके पीछे की वजह एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या समझती हैं? जी नमस्ते। जी नमस्कार। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है कांग्रेस ने ये एक काम करना चाहिए कि जो उनके जो हितैषी है, जो उनके जो शुभ चिंतक है, वो जो भी राय सलाह जो भी विश्लेषण करते हैं उसको सीरियसली सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उन पर गौर करना चाहिए। हाँ। न कि ये कहें कि ये अडानी के एजेंट है, ये है, वो है। जैसे उनके ही वरिष्ठ कुछ नेताओं ने जो एक पूरी सूची बनाई हुई थी कि क्या कमियां हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी खामियां बताई थी, लेकिन उससे गौर न करते हुए उन्होंने उन्हीं लोगों में खामियां निकाल दी जिन्होंने ये सारी विषयों पर जो विश्लेषण किया था। तो ये जो बात है कि वो सीखना नहीं चाहते या ये जो उनकी जो गलतियां हैं उनके ऊपर वो उभरना नहीं चाहते। उनका आप एक तरीके से उसको या तो ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या एरोगेंस कह सकते हैं। तो ये जो है यही वजह है कि आज देखिए जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, तेलंगाना में ये बहुत वक्त बाद वापस सत्ता में आए हैं, लेकिन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ये इन सारी जगहों में से ये एक बार जो बाहर निकल गए, तमिलनाडु से भी एक बार जो बाहर निकल गए, अभी वो वापस वहाँ पे उनका अस्तित्व उनको वापस बनाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। तो ये जो रीजनल पार्टीज है और उनमें से ज्यादातर ऐसे पार्टीज है जिनका फॉर्मेशन तो
उन्हीं में से निकले हुए लोगों ने किया हुआ है। तो ये जो है आप वैसे देखा जाए तो भाजपा का भी तो फाउंडेशन वैसे ही हुआ था। तो ये देखिए, ये जो लोग इनको टक्कर दे रहे हैं तो उनको उनमें से किसी को भी ये अपने साथ में जोड़ के ले नहीं पाए थे, तो ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये लोगों को जोड़ के नहीं रख पाए, अपने नेताओं को अच्छे से रख नहीं पाए, पार्टी के साथ बांध के नहीं रख पाए, ये कह रही हैं आप? जी, और ठीक है, नंबर वाइज गिनाइए। एक आपने कहा कि देखिए सीखना नहीं चाहते, ये गलतियों से सीखते नहीं है, हार से सीखते नहीं है। दूसरा आपने कहा कि देखिए जो अपने नेता इनके थे, तमाम सीनियर नेता जो लीडर्स थे इनके, चाहे ममता बनर्जी, चाहे शरद पवार, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस से निकल के गए, अपनी अलग पार्टी बनाए, उनको आप साथ में नहीं रख पाए, ये कांग्रेस की एक नाकामी रही। तीसरा, जल्दी जल्दी आप बताइए, पॉइंट वाइज बताइए मुझे जल्दी जल्दी। जी, अभी और एक देखिए कि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, ये जो गारंटीज हैं, तो वो जो हर जगह गारंटीज बताते हैं, तो फिर वो गारंटीज को पूरा करने की भी तो उनको जनता सवाल पूछेगी। हाँ। अभी 2024 से पहले ये जिन राज्यों में इन्होंने गारंटीज वगैरह दी थी, उसका रिपोर्ट कार्ड तो मांगेंगी ही ना जनता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उनके ऊपर एक प्रश्न आने वाला है। एक और बात ओबीसी की है। अभी देखिए ओबीसी का सबसे बड़ा सपोर्ट बीजेपी को मिला है, न कि कांग्रेस को। ये जो तीनों राज्यों में ये हार गए हैं, और वैसे देखा जाए तो देखिए कांग्रेस 5 में से 4 राज्यों में हार गई है, जिसमें मिजोरम में ये लगातार कई वर्षों तक ये राज में थे और आज वो वहां से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जबकि भाजपा का उधर अस्तित्व बढ़ रहा है वहां पर भी, और तेलंगाना में भी उनकी उधर बढ़त हुई है। तो वो डिफरेंस आप देखिए, क्योंकि जो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो कांग्रेस की जो गलतियां हैं उससे भाजपा सीखती है, और वो जो कांग्रेस जो स्ट्रैटेजी जो अपनाती, जैसे सीट बाय सीट वगैरह, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो भाजपा ने कांग्रेस से ही देखा है और उसमें से सीखा है, तो अच्छी बात है। तो कांग्रेस ने भी ये देखना चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हाँ। न कि ये कहें कि ये ईवीएम में गड़बड़ी थी या ये गड़बड़ी थी, मतलब वो दूसरे नेताओं पे और दूसरे पार्टियों के साथ में भी वो मिलकर नहीं चले। जो समाजवादी पार्टी, कितनी बड़ी आरोप लगी उन पर, उनके खुद के अलायंस पार्टनर्स उनके खिलाफ हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, मतलब तमाम चीजों को लेकर नहीं चल पाई कांग्रेस पार्टी। और इससे इतर अगर मैं कहूँ तो मैंने तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखी है, जो वक्त पर कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या फिर राजस्थान की बात करें, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से निकल के दिल्ली तक पहुंच जाती थी। जैन साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ये मसला कितना महत्वपूर्ण था कांग्रेस की हार के पीछे। जी नेहा जी, देखिए ये जो बातें चली हैं यहाँ पर अभी हम सुन रहे हैं, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि अभी हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों में हार गई, ठीक है, तो तेलंगाना में जीत गई, ठीक है, मिजोरम में न तो भाजपा जीती न कांग्रेस जीती, उनकी लोकल पार्टी जीती, उसको उन्होंने मिजोरम को हराया। अब क्या देश हमारा, जो अभी सनातन की बात कर रहे थे, देखिए इस वक्त हमारे बहुत प्रिय अश्विनी शाही जी भी बैठे, प्रखर बैठे, मैडम भी बोल रही है, क्या हिंदी भाषी प्रांत में और अंग्रेजी भाषी प्रांत में बढ़ गया है? क्या ये जो है नॉर्थ और साउथ में बढ़ गया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसको सोचना। और हम असेंबली के इलेक्शन को पार्लियामेंट का सेमीफाइनल मान लें और उसके ऊपर आधार करें, तो ये तो खैर बहुत ही गलत मानना होगा, क्योंकि राज्यों के मुद्दे और राष्ट्र के मुद्दे अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक नजरिया होता है, वो कैसे क्या करता है ये अलग बात है। लेकिन हाँ, हमें ये लगा कि कांग्रेस कुछ जो है बहुत ही ज्यादा इसमें जो उत्साही थी, बहुत ज्यादा वो थी, और जिसके चलते उनको थोड़ा नुकसान हुआ। अब गुटबाजी तो देखिए सब में चलती है, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसने नहीं किया है। और कहना देखिए कि ऐसा कहीं ना कहीं भुगता है क्या कांग्रेस ने, ये मानते हैं आप कि नहीं? देखिए हाँ। देखिए मैं गुटबाजी को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। हाँ। मैं कांग्रेस की गुटबाजी जो इंडिया गठबंधन को लेकर के चल रही थी चर्चा, जैसे अखिलेश ने 72 प्रत्याशी अपने खड़े कर दिए, उनको भी पता चल गया क्या है, केजरीवाल जी ने भी सब अपने प्रत्याशी खड़े किए, उनको भी पता चल गया। लेकिन इस चुनाव ने एक मैसेज जरूर दे दिया कि जो है जो चुनाव है आने वाला लोकसभा का चाहे और
वो अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ही उभर के आएगा। क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि एक पर एक कांग्रेस और भाजपा में ही चुनाव हुआ है। वो लोग 2024 में क्या स्थिति रहती है, कितनी नहीं इनकम होगी, कितनी ज्यादा होगी, उसके लिए अभी कहना बहुत जल्दी होगी। और नेतृत्व पे किसी के उंगली उठाना मैं समझता हूँ कि कोई वाजिब बात नहीं है। क्योंकि अगर आयु के हिसाब से देखें तो भाजपा अपना एक तरफ कहती है कि हम 65 से 70 साल के ऊपर में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की एज देख लीजिए, है ना। तो अगर उनकी एज देखते हैं तो ठीक है, उसको देखते हुए जो कांग्रेस का नेता है उनकी तो एज तो कांग्रेस में भी तो ये तय किया गया था युवाओं को मौका देंगे। जो अधिवेशन हुआ था उसमें यही तो तय किया गया था कि युवाओं को मौका देंगे। तो युवाओं को मौका दिया क्या, ये एक बड़ा सवाल है सर। सचिन पायलट कहते बेचारे 5 साल वो सरकार में धरने तक उनको बैठना पड़ा, उनको प्रदर्शन तक करना पड़ा, लेकिन युवा को मौका नहीं मिला। आपकी बात से कमलनाथ काफी सहमत हूँ, लेकिन हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है, उसके बाद परिवार ही अपने हिसाब से। ठीक है, मैं यही से सर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। सीधा रुक कर लेते हैं प्रखर जी का। प्रखर जी, सीधा मैं आपका रुक करती हूँ, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र अभी नीरज जैन जी कर रहे थे कि देखिए ये तो भाजपा ने भी तय किया था कि युवाओं को मौका देंगे, और तीनों राज्यों में हम देख रहे हैं कि एक नए चेहरे को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने भी ये तय किया था कि हम युवाओं को मौका देंगे। क्यों आखिर युवाओं को मौका नहीं मिला सर? मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो गए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में पूरे 5 साल रस्साकशी चलती रही। तीसरी तरफ अगर हम देखें टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, वहां पर गुटबाजी अपने चरम पे थी, जो गुटबाजी 10 जनपद तक भी आके पहुंची थी। अब सवाल इस बात को लेकर है, जब अधिवेशन करते हैं और ये कहा जाता है कि देखिए इन बिंदुओं पर काम करेगी कांग्रेस, और जिस बात का जिक्र भी राजलक्ष्मी जी भी कर रही थी कि सीखती नहीं है कांग्रेस उन तमाम चीजों से। हार मिली, हार के बाद एक सीखना चाहिए उससे, उन बिंदुओं पर काम करना चाहिए, जो चीजें तय हुई है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे लगता है कि कुछ वहां पर कमियां रही है प्रखर जी? देखिए, आपने कहा सीखती नहीं कांग्रेस, मैं कहता हूं देखती नहीं राजलक्ष्मी। कारण ये है कि हमने देखिए सचिन पायलट जी को सीडब्ल्यूसी में आए, हमारी सबसे बड़ी कमेटी है सीडब्ल्यूसी में, जितने भी ज्यादातर नेता यंग है। रही बात राजस्थान की बात करें तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। जब अगर हम इस सरकार में आते उसके बाद फैसला होता किसी यंग को मौका देने का। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप थोड़ी हटा देंगे, या छत्तीसगढ़ में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। इससे पहले सरकार कमलनाथ जी ने बनाई थी, वो बीजेपी जोड़ तोड़ करके इन लोगों ने अपनी सरकार बना ली, मगर कमलनाथ जी की उसमें बनी थी, तो कमलनाथ जी को हम लोगों ने दूसरा मौका दिया। तो ये यंग और उसकी बात मत करिए। हमारे यहाँ की सीडब्ल्यूसी में ज्यादातर लोग यंग है और उन्हीं को मौका मिला है। आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी को मौका मिला, तो सबको हम मौका देते हैं। बाहर से देखिए कोई कुछ भी बोले, कांग्रेस पार्टी अपने उसके हिसाब से काम करती है। और हमारे राहुल जी युवा नहीं है क्या? खड़गे साहब, जिनको हमने भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते हैं राहुल जी कब तक युवा रहेंगे? कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात नेहा जी, कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया है। बीजेपी ने कब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करा करके बनाया, वो बता दे मुझे। ठीक है, नहीं इसके पीछे अब मानते कि गुटबाजी नहीं है। राजलक्ष्मी जी, गुटबाजी क्या होगी भाई? नहीं, अभी आप राजलक्ष्मी जी कह रहे थे देखिए नए लोगों को मौका नहीं मिलता, नए चेहरों को मौका नहीं मिलता, और यही वजह है कि जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। कई उदाहरण हमारे सामने ही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, कहीं और अपनी पार्टी का गठन कर लिया। कह रहे हैं आप देखते नहीं है राजलक्ष्मी जी, उस और भी तो नजर डालनी चाहिए ना। सीएम थोड़ी बन गए राजलक्ष्मी जी, जाके सीएम थोड़ी बन गए जिस लालच में। अभी आज जो मिजोरम में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी पहले कांग्रेस में ही थे। वो इंदिरा गांधी जी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उनके हेड थे। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2013 में कांग्रेस की 34 सीटें थी मिजोरम में, फिर 2018 में 4 हो गई, फिर आज की स्थिति ये है कि 1 सीट है वहां पर। तो ये उनका जो है पतन हुआ है मिजोरम में। और वो आज जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पूर्व कांग्रेसी है। तो ये अगर आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मिजोरम में उनकी हार है, तो फिर पता नहीं ये क्या है। भाजपा की वहाँ अस्तित्व ही नहीं थी, वहां पर उनकी बढ़त हुई है। तो ये जो डिफरेंस है ये इसलिए हुआ है कि भाजपा ने आज से नहीं,
ये यहाँ बहुत वर्षों से उन्होंने उधर बहुत प्रयास करके ये इनरोड बना रहे हैं। तो ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में हर विषय में ये कोशिश करते हैं कि हर कोई एक साथ रहे, और जो इंडिविजुअल ईगो है उसको आप बाजू में रखकर वो हर एक अपने आप को अगर कार्यकर्ता के रूप में देखता है और उनको जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है उनको निभाते हैं। तो ये इंडिविजुअल ईगो जो है वो कांग्रेस में सबसे बड़ा है और वो उसको साइड में नहीं रख सकते। आप सोच सकते हैं कि कमलनाथ जी वो किसी के जूनियर बनेंगे, ऐसा आप सोच ही नहीं सकते, जबकि भाजपा में ये होता है, हो रहा है, क्योंकि वो पार्टी की जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा देखते हैं, वो देश की जो इंटरेस्ट है उसको ज्यादा देखते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं हो रहा। तो ये ऐसा ही देखते हैं कि हम गहलोत जी को किसी का जूनियर नहीं बना सकते, मतलब उनका सोच ऐसा है। तो ये भाजपा में अगर आप आज देखते हैं तो फिर ये जो जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनके नेतृत्व में हुआ है, लेकिन उनको सीएम से किसी ने अनाउंस नहीं किया था। तो ये पिछले बार 2018 में जो सबको सीएम फेज अनाउंस किया हुआ था तो उनको ऐसा लगा होगा कि इसकी वजह से उनको थोड़ी सी उधर डिफरेंस पड़ गई। तो इस बार उन्होंने वो सीख लिया, उन्होंने हर स्टेट में सीट बाय सीट इलेक्शन लड़ा। तो वो जो सीट लेते हैं और वो जो हर कोई अपने आप को घोषित नहीं करते फिरता कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ, तो हर एक ये कहता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैं इस सीएम की रेस में नहीं हूँ, मैं पीएम के रेस में नहीं हूँ। तो ये विषय, ये जो अहंकार है कांग्रेस में, ये उनको ले डूब रहा है। और वो जो 3 बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तो बात ही अलग है। मैं सेकेंड रंग लीडर्स की बात कर रही हूँ, जिनको भी आप हटा ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। एक सवाल ये भी है अश्विनी जी, वो मुद्दे जिनको कांग्रेस को उठाना चाहिए था ये ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, और क्या जनता ने ओबीसी के ऊपर हिंदुत्व का अपना स्टैंप छोड़ दिया क्या? है ये कांग्रेस के लोग जाने। हम लोगों को सिर्फ ये जो दिखाई देता है, राजलक्ष्मी जी ने कितना बढ़िया विश्लेषण किया, और हमारे बड़े भाई प्रोफेसर नीरज जैन साहब कितने प्रखर प्रवक्ता हैं, लेकिन आज कांग्रेस को डिफेंड करने में असफल हमको लग रहे हैं। मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, क्योंकि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो इतने बढ़िया प्रबुद्ध विद्वान लोग बैठकर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। कहानी देखिए, कितने बढ़िया समर्थक हैं प्रमोद कृष्णन जी, हमारे शहर लखनऊ से चुनाव लड़ा उन्होंने, कांग्रेस के प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार हैं। जब वो घूम के अपने कांग्रेस के घटती हुई साख पर कांग्रेस को बिखरते हुए देखकर उनको दुख होता है तो वो लिखते हैं, तो ये चीजें आती हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात अभी राजलक्ष्मी जी ने किया, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इन लोगों ने उसको अछूता छोड़ दिया था। आज एयरपोर्ट से लेकर और रोडवेज तक सारी चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे किसी की सरकार मिजोरम में बनी हो। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि देखिए आप लोग विकास को कम और कांग्रेस मुक्त भारत को ज्यादा तरजीह देते हैं, कहते हैं उस दिशा में काम करना है विकास। अभी आपने युवा की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब कोई राहुल गांधी को युवा कहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। प्रोफेसर साहब, मैं भी 55 साल का हूँ, राहुल गांधी जी 1 ही साल छोटे हैं, तो मैं भी अपने आप को समझता हूँ मैं भी युवा हूँ। तो इसलिए जो है राहुल गांधी जी जब तक युवा रहेंगे हम लोग भी इंस्पायर होते रहेंगे उनसे। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जो जोड़ तोड़कर कहते हैं ना, मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़कर बनाया गया था सरकार, इस्तीफा दिया था, ये लोग इसी चीज के पीछे जो है ये भागते रहते हैं। वहां पर माननीय विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर से चुनाव हुआ, ये लोग इसी में रह गए कि जोड़ तोड़कर भाजपा ने बना लिया। भाई आप ही के विधायक क्यों टूटते हैं, जरा बता दीजिए, क्यों बिकाऊ है आपके? आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं आप ही के क्यों है बिकाऊ, दूसरे दल के क्यों नहीं जाते हैं? आपने क्या बसपा के विधायकों को खरीदा? तो ये नहीं, गुजरात में आम आदमी पार्टी के भी एक विधायक आ गए बीजेपी के पास। नहीं, बसपा के साथ विधायकों को लिया इन लोगों ने, तो वहां पर क्या वो जोड़ तोड़ नहीं थी? सभी पार्टियों के साथ के जा रहे हैं ना सर। तो देखिए वो क्या होता है क्या नहीं होता, कांग्रेस को अपने रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी पड़ेगी, नींव मजबूत करनी पड़ेगी, तब ये लड़ने लायक होंगे। जनता ने इनको इन्हीं नीतियों के कारण, इन्हीं से लड़के तो सर आप यहाँ पे पहुंचे हैं, और किससे लड़के पहुंचे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं, इनसे लड़के क्या पहुंचे हैं? हम तो जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं। इनको जनता ने विपक्ष का नेता लायक नहीं छोड़ा 2 चुनाव में। राजीव गांधी जी के बाद कोई सरकार बता दीजिए जो स्पष्ट बहुमत की इनकी बनी हो, नहीं बनी है।
हमारी सरकार दोनों स्पष्ट बहुमत की बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आपने जो पूछा हिंदू और जातियां, इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, ये हम लोग बार बार कहते हैं, इसीलिए हम जातियों की बात नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं प्रखर जी, लेकिन क्या वाकई लगता है कि ये जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो मुद्दे उठाने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही? ओबीसी के मुद्दे के आसपास राहुल गांधी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते रहे, हमने देखा तमाम रैलियां की, तमाम जनसभाएं की, और जो चुनावी रैलियां हुई इसमें ओबीसी और ओबीसी का मुद्दा अच्छा है, उठाना चाहिए, उनका भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उनके भी मसलों को उठाना चाहिए, लेकिन बेसिक जो मुद्दे हैं चाहे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के या फिर छत्तीसगढ़ के, वो मुद्दे उठाने में कहीं ना कहीं रह गई कांग्रेस पार्टी। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने अभी बात करी, जातियों की बात करी और कहा कि जाति तो होती ही नहीं। अगर जाति नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी क्यों बताते? अगर जाति नहीं थी तो इनके सीएम जा करके हनुमान जी को दलित क्यों बताते? जाति का जनगणना आप नहीं कराना चाहते, आप मान लीजिए। पीएम तो ये भी कहते हैं कि जाति सिर्फ गरीबों की है, गरीब एक जाति है। हाँ, तो फिर अपने आप को ओबीसी क्यों बताते हैं? महाराष्ट्र कर्नाटक वाली रिपोर्ट का भी लोग आगे करेंगे, जारी करेंगे। उसको वित्त मंत्रालय दे दिया उनको। अजीत पवार को किसने बोला था भ्रष्टाचारी मंच से, और उसको मंत्रालय कैसे दे दिया था? या तो पहले झूठ बोला था या तो बाद में झूठ बोल रहे। देखिए, झूठे लोग हैं। देश को कर्नाटक वाली रिपोर्ट सब ये लोग जारी करेंगे, जरा पूछ लीजिए। इस हालत में है कि 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, उनको सरकार को खाना देना पड़ रहा है। 140 करोड़ रुपए, क्या तो आप भी देते थे ना सर, आप नहीं देते थे क्या? और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से जाता है, ये सबूत है। नहीं तो चलिए, इतने में ही अगर आप संतुष्ट है तो एक अलग चीज है सर। दूसरी चीज, इतने में कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है क्या कि वोट शेयर चारों? पार्टी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है और मेहनत करेगी। हाँ। और अभी इंडिया गठबंधन पूरा मिल करके 2024 का जब चुनाव लड़ने, नहीं कह रहे कि वो नेतृत्व क्षमता अभी दिखाई नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी में। अगर जब आदमी चुनाव हारता है, किसी प्रदेश में हार जाता है, तो क्षमता पर सवाल उठता है, और जब जीत जाता है तो क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठता। राहुल गांधी की यात्रा का भी कोई फर्क नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा कह रहे कि ये 3 राज्य नहीं निकाल पाए, असर नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा का अगर असर नहीं होता तो हम कर्नाटका कैसे जीतते हैं? मैं तो हार की बात कर रही हूँ ना सर। ठीक, अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर निकल रही है, अच्छा कर रही है, अच्छी बात है सर। अगर मेहनत की जा रही है उसका फल मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो कर्नाटक, बताइए, ठीक है, जो कर्नाटक में फायदा आपको मिला भारत जोड़ो यात्रा का, जो तेलंगाना में मिला, वो इस हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं मिला? हिंदी बेल्ट का वोट शेयर देखिए ना। हाँ। सरकार अब नहीं मिला पाए, मानते हैं। हाँ। मगर इसका मतलब ये नहीं वोट शेयर हमारा कम है। चारों राज्य का मिलाते हैं तो कम ज्यादा है ना सर? हम अभी और मेहनत करेंगे। देखिए, चुनाव हारे हैं, हम मानते हैं हम चुनाव हारे, टिकट सिलेक्शन में कुछ गलती रही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रत्याशी को देखिए वोट पड़ता है। प्रत्याशी को वोट पड़ता है। हो सकता है हमारा टिकट सिलेक्शन गलत हो, सभी प्रत्याशी को हमारे वोट उतना नहीं पड़ा, मगर जनता ने हमको वोट खुद दिया है। नहीं सर, ये कहा जाता है। देखिए, ज्यादा वोट दिया। लोकसभा चुनावों की भी अगर हम बात करें, यूपी हारे, आपने कहा कि कमी रह गई, उस पर काम किया जाएगा। गुजरात हारे, आपने कहा कि कमी रह गई, उस पर काम किया जाएगा। तीनों राज्य आप हारे, आपने कहा कमी रह गई, इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, काम किया जाएगा, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। लेकिन वो कमियां हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे? यानी कि कांग्रेस पार्टी वो दूर क्यों नहीं कर पा रही? जो कमियों की बात की जाती है, कहा जाता है संगठन में कमी है, प्रत्याशी चुनने में कमी है, उन कमियों को दूर करने पर काम क्यों नहीं किया जाता सर? हम यूपी हारे, हम हिमाचल जीते, हम कर्नाटका जीते, हम तेलंगाना जीते, हमारी 2 जगह एग्जिस्टिंग सरकार थी, एंटी इनकम्पेंसी है, हार गए हम मध्य प्रदेश नहीं जीत पाए, ये सच है। वोट हमको जनता ने खूब दिया, हमारे मुद्दों को भी सपोर्ट किया। मगर जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात, सब देश के लोग पूछेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी पूछेंगे, अभी घोसी में हार हुई कि नहीं हुई आपकी उत्तर प्रदेश में? अभी जब देश के लोग पूछेंगे उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगर आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी थी, का सिलेंडर आप नहीं दे रहे हैं, और राजस्थान में जाकर 450 का सिलेंडर दे रहे हैं, और वहाँ 1100 समथिंग का सिलेंडर दे रहे हैं। जनता समझती है सर, ऐसा नहीं है कि जनता बेवकूफ है, जनता सब समझती है, और जब अपना वोट देती है तो वो सब कुछ समझ के देती है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर छत्तीसगढ़ की आप कहते हैं कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी,
तो ऐसा तो नहीं है ना कि सर रिपीट नहीं हुई हो छत्तीसगढ़ में सरकार, तो फिर कांग्रेस के लिए ही एंटी इनकम्बेंसी क्यों थी, बाकी पार्टियों के लिए क्यों नहीं होती? हमारा छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नेक टू नेक वोट परसेंटेज है। हम हारे हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, सभी तो स्वीकार कर रहे हैं अगर हारे नहीं होते। तो मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहे हैं, मगर अब जो चुनाव होगा वो इंडिया वर्सेस एनडीए होगा। लगता है कांग्रेस पार्टी को इन तमाम पार्टियों की जरूरत है अब, या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका संगठन है और पिछले 60 सालों में बीजेपी को हराती हुई आई है। सर लेकिन केसी त्यागी तो बहुत ही 14 और 19 में 2 बार बीजेपी जीती है और बंदगढ़ी भी 2 बार सही समय दिखा देती है। इसका सर मतलब लेकिन ये नहीं केसी कि 24 में त्यागी वही होने वाला है। सर केसी त्यागी तो कह रहे हैं कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाए, सबसे बड़ा अभी संकट तो यही है। 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग है, उसमें सारे दलों के लोग आए और इसका जवाब 17 तारीख के बाद। ठीक है जैन साहब, अब ये स्थिति आ गई कांग्रेस के सामने कि अब दूसरे दल, ये क्षेत्रीय दल बार्गेनिंग करेंगे, नहीं इतनी सीटें हम कांग्रेस को देंगे। 38 दल एनडीए ने जोड़ रखे हैं जिसमें एक सांसद भी नहीं है, उनको बुला लिया, जिसका एक सांसद विधायक नहीं है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास, मैं फिर रुक ऐसे दलों को जोड़ रखा है। अच्छी बात है। यूपीए के साथ क्यों नहीं जुड़े सर, यूपीए के साथ क्यों नहीं जुड़े सारे दल, ये अलग से गठबंधन क्यों बनाना पड़ा? प्रकाश राजभर मंत्रालय के लालच में वहाँ चले गए, क्या नहीं बोला था। मैं दूसरी मेरा सवाल दूसरा है, यूपीए के साथ क्यों नहीं जुड़े ये दल, ये अलग से इंडिया गठबंधन क्यों बनाना पड़ा? अरे जब सारे दल मिले हैं उन्होंने एक नया नाम दिया। क्यों दिया, इसकी नौबत क्यों आई? अरे क्यों आई, इसमें क्यों वाला क्या सवाल है भाई? हमने मिलकर के एक नाम सेलेक्ट किया। क्यों, क्या, कैसे सही सवाल होते हैं? नाम क्यों चेंज किया? ठीक है, कोई बात नहीं। जैन साहब से मेरा सवाल था, मैं आती हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं आ रही हूँ। जैन साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या कांग्रेस क्या वो स्थिति हो गई कि छोटे क्षत्रिय दल, ये जो क्षेत्रीय दल जो हैं, वो अब बार्गेनिंग करेंगे, नहीं इतनी सीटें नहीं, कांग्रेस को तो इतनी ही सीटें मिलनी चाहिए, नहीं इनका संयोजक नहीं होना चाहिए, अब वो स्थिति आ गई है क्या कांग्रेस की? देखिए नेहा जी, हम आपको एक चीज बात करके गए, जिसको हम कभी गुटबाजी कहते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो अंडरस्टैंड एज ए डेमोक्रेसी, उसको डेमोक्रेसी मान सकते हैं या कहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर आदमी अपनी राय रखता है। दूसरा, ये जो है क्या हम यहाँ से थोड़े सेकंड के लिए बात अलग से हटे के बात कहेंगे कि क्या बीजेपी हर समय ये वेट करती है कि कांग्रेस के लोग छोड़े, हम पार्टी में आए तब हम उसको ज्वाइन करें? क्योंकि आपको मालूम है कि 2014 के इलेक्शन में 167 कांग्रेस के सांसद छोड़ के आए थे पार्टी, और अभी भी जैसा अभी आपने कहा कि कल वो जो है आप वाले छोड़ जाए, वो छोड़ जाए, तो आर वी वेटिंग फॉर अनदर वंस कि वो छोड़े, वहां क्विट करें, हम यहाँ ज्वाइन करें? एक दूसरा, हम ये बताइए कि ये जो है, ये बात सही है कि कांग्रेस में एक चीज की कमी हमको नजर आती है कि कांग्रेस जो है पब्लिक की नब्ज पकड़ने में थोड़ा डायग्नोसिस इसकी अच्छी नहीं है, और भाजपा की डायग्नोसिस अच्छी है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, इसको आप एंटी इनकम्बेंसी उसको कह के नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि आखिर ऐसा क्या था कि वसुंधरा राजे, कैलाश विजयवर्गीय, रमन सिंह, शिवराज सिंह, इन सबको हटा दिया। तो अब एक तरफ ये देखना है, तो क्या बीजेपी कभी अमित शाह को या मोदी जी को हटा सकती है? जब बात ये चल रही है कि इसकी लीडरशिप नहीं है, इसकी लीडरशिप है, मैडम जब एक साथ सारे दोस्त बैठते हैं तो फिर बात सबकी सुनी जाती है, और उसमें ये नहीं कि मेरे घर में आप इकट्ठा हुए तो मेरी ही बात चलेगी, हमें सबके विचार लेने हैं। और ये इंडिया गठबंधन का और उनका अपना आपसी सोच रहा है, वो क्या करते हैं, किस तरह से निगोशिएट करते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि सीटों के बंटवारे में रीजनल इश्यूज के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां जहां जिसका बहुमत है वो वहां के लिए ज्यादा सीट मांगेगी। बंगाल में ममता जी मांगेंगी तो यूपी में अखिलेश जी मांगेंगे, लेकिन जहां पर अखिलेश जी के लोगों की बहुत बुरी स्थिति रहेगी वो इसको छोड़ने को तैयार रहेंगे। लेकिन ये एक स्वाभाविक तरीका है, इसमें इसको देखिए भाजपा भी। अब आप बताइए, जब पश्चिम में लड़ेगी भाजपा तो वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं और वहाँ के जो इश्यूज वाले हैं उनको टिकट देगी, ना कि अपने देगी। तो ये हर संगठन का अपना आंतरिक सोचना होता है, इसको हम अदरवाइज नहीं लेंगे। तो अभी बहुत जल्दी है, ठीक है, अभी लेकिन राजलक्ष्मी जी हमको देखना है क्या क्या राजनीतिक बदलाव हो सकता है। अब इन राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस की अहमियत कुछ हद तक इस इंडिया गठबंधन में कम होगी, क्या ऐसा लगता है? और
क्योंकि इससे पहले जब तमाम विपक्षी पार्टियां जो ये कह रही थी और तमाम ये घटक दल ये कह रहे थे नहीं साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव कहते रहे, आम आदमी पार्टी ने भी कहा दबी जबान में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा। लेकिन अगर साथ में लड़ती तो क्या नतीजे कुछ अलग होते, पहली बात। और क्या अब जब नतीजे सभी के सामने हैं तो क्या वो अहमियत को इस गठबंधन में कांग्रेस की अहमियत को घटाएंगे, ऐसा लगता है? ये मानना है मुझे ऐसा लगता है राजलक्ष्मी जी से सॉरी ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता था रिजल्ट में, लेकिन इस विषय में ये फर्क तो पड़ता था कि समाजवादी पार्टी शायद इतनी नाराज नहीं होती कांग्रेस से। और अभी रिजल्ट के बाद ऐसा हो गया कि उनको दो कारण मिल गए, एक तो इतनी बड़ी हार हो गई और दूसरी ये कि उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ ठीक से कोऑपरेट नहीं किया, तो वो मतलब डबल उनकी नाराजगी हो गई। अभी रही दूसरी पार्टियों की, अभी आप सोचिए कि वो एक पार्टी जिसको पूरे तीनों राज्यों में या कहिए कि पांचों राज्यों में उनको सभी जगह उनकी जमानत तक जब्त हो गई, जिनको नोटा से भी कम वोट मिले, ऐसी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी ये अभी कहने लगी है कि हम उत्तर भारत में हम आपसे बड़ी पार्टी है तो आपको हमको ज्यादा सीट देनी पड़ेगी और पूरी की पूरी दिल्ली हम ही लेंगे। तो ये जो दावा कर रहे हैं ये सभी पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अभी आपने देखा होगा कि ममता दीदी कह रही है कि मतलब उन्होंने मीटिंग अटेंड तक नहीं किया, वही हाल दूसरे राज्यों में भी है। तो ये जो है उनकी स्थिति बहुत अभी वीक हो गई है, ये खास करके ये रिजल्ट के बाद। तो अभी देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे विचार में ये जो असेंबली इलेक्शन थी वो मैं उसको बहुत ज्यादा उसको सेमीफाइनल जैसे नहीं देखती, लेकिन उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मोराल पे और कैसे मतलब वो पूरी जो एक मोमेंटम होती है कोई भी राजनीतिक पार्टी की, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया भाजपा के मोमेंटम में और कांग्रेस के मोमेंटम में, क्योंकि वो जो बाकी के जो उनके अलायंस पार्टनर्स थे वो अभी डोमिनेट करने लगे कि हमको ज्यादा सीट चाहिए यहाँ पर। तो कांग्रेस वो जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कह रही, जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे खुद को, लेकिन अभी आप देखिए कि ये उनकी क्या स्थिति होगी कि सारे पार्टियां उनको डोमिनेट कर रही हैं। और कई जगह ऐसी भी स्थिति आएगी, जैसे पंजाब की अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी बोलेगी कि हम सत्ताधारी पार्टी तो हमें ज्यादा सीटें चाहिए, कांग्रेस पार्टी बोलेगी नहीं हमें भी ज्यादा सीटें चाहिए, तो वहां जो है क्लैश की स्थिति आने की संभावना है। हालांकि क्या होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी कि कितने बेहतर तरीके से निकलते हैं। लेकिन अश्विनी जी, संगठन की जब बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है, कहते संगठन को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं। ठीक है, एक वक्त था जब आपका संगठन मजबूत नहीं था, लेकिन इस वक्त तो आपका संगठन बहुत मजबूत है और उसको मजबूत करने की कवायद पे लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ऐसे में सर क्या सीख देना चाहते हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को मजबूत करे, एक नई जान फूंकने की कोशिश करे? आप लोग तो लगातार हर स्तर पर कहीं ना कहीं, जैसे पन्ना प्रमुख हुए और उसके ऊपर ब्लॉक प्रमुख हुए, तमाम तरह के जब भी चुनाव आते हैं तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करते हैं, हर स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इस पे कि कैसे मजबूत किया जाए, क्या सीख देंगे? देखिए, हम लोग कौन होते हैं सीख देने वाले, कौन राय देने वाले? हम लोग कोई नहीं है। हम लोग अपनी पार्टी को प्रमुखता से देखते हैं, अपने कार्यकर्ता को की बात करते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस जो है अपनी शिक्षा हमसे भारतीय जनता पार्टी से क्या लेगी? भारतीय जनता पार्टी देश की है, सबसे चारों तरफ से हम लोग देखते हैं, अपना काम करते हैं, सबके बीच में रहते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उनको शिक्षा दे सके। मगर एक दो बातें ऐसी हैं कि अभी देखिए, जो गठबंधन की बात आपने कहा, उस गठबंधन में मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि गठबंधन की जो राजनीति, इसकी इंडिया अलायंस की राजनीति हो रही है, इसमें कांग्रेस अभी 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद बलि के बकरे की स्थिति हो चुकी है। सभी दलों के लोग इन्हीं की सीटों को काटेंगे और अपनी सीटों को बढ़ाएंगे। जैसे अभी राजलक्ष्मी जी ने आम आदमी पार्टी का उदाहरण दिया। अखिलेश जी कहते हैं कि हम सीट मांग नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं। ममता बनर्जी जी आसाम में मांग रही हैं इनसे सीट,
डीएमके वहां पर जो स्टालिन जी कहते हैं कि हम जो वहां पर समझौता अपर हैंड नहीं है, इनका लोअर हैंड है। तो लगभग हर राज्य में जहां अपर हैंड था वो चुनाव हार गए। राजस्थान में अपर हैंड था, चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में अपर हैंड था, लेकिन चुनाव सर हार अगर गए। आप पूरे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो चुनौतियां तो आपके लिए भी बढ़ेगी ना। नहीं, एकदम देखिए, अभी आप देखते रहिए, हम लोग बार बार कह रहे थे कि इनका जो इंडिया अलायंस है, जो बीच में डैश लगा हुआ है ना, वो डैश टूटेगा, और डैश टूटने की अभी कई घटनाएं हो चुकी इसी चुनाव में। अब ये बताइए, जनता इतनी होशियार है, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी होशियार हो चुकी है कि आज जो लोग ये गाली दे रहे थे, वहां पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जुतम पैजार हुई, वहां पर नकारा और निकम्मा एक युवा को कहा गया राजस्थान में, तो जनता सब देख रही है। ये लोग जब जाएंगे किस मुंह से जाएंगे? आज ये बताइए, इंडिया अलायंस ने नाम के अलावा क्या दिया है? संयोजक आज तक उनका है नहीं। कोई मीटिंग में अभी आने से ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने, सबने मना कर दिया। नीतीश कुमार जी ने उत्तर प्रदेश की अपनी कई सभाओं की घोषणा कर दी, लेकिन उसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। उसमें न इंडिया अलायंस का, अम्बेडकर नगर में सभा होनी है, प्रयागराज में सभा होनी है। ठीक है प्रखर जी, ऐसा है क्या अभी चुनावों में उतरने से पहले ही ऐसी स्थिति है क्या? तो जब आप बताइए, बीजेपी तो चाहेगी इंडिया अलायंस में टूट पड़ जाए, डरे हुए हैं। इनको पता है कि सब मिल जाएंगे तो ये 4% 60% से ऊपर होता है। और ऐसे ही हफ्ते थे हम लोग, सब हंसते हैं। आप 2 बार जीते हैं चुनाव, हंस रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं आने वाले समय में आप चुनाव जीतेंगे। 60 सालों तक हमने हराया है, ऐसे ही हंसते थे आप लोग, और हंस के सरकार के बाहर होते थे। देखिए, वोट शेयरिंग की, अगर सीट शेयरिंग की बात होती है तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, आपका पंजाब, दिल्ली, बाकी सब जगह तो कांग्रेस पार्टी की 1-on-1 लड़ाई है। इन जगह जहां पर सीट शेयरिंग की बात है, वहां हम लोग आपस में बैठ के कर लेंगे। ये तो हमारे आपस का मुद्दा है ना, वो किसी टीवी चैनल पर डिस्कस तो हो नहीं सकता। 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को सभी दल आएंगे, आने वाले समय में सीट शेयरिंग की बात करेंगे। हाँ, और उस पर बैठ करके आने वाले आगे की हमारी रणनीति तैयार होगी। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा, बहुत ही छोटा सवाल है, जैन साहब संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, वक्त की भी कमी है। कैसे रिवाइव करना चाहिए कांग्रेस को, क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मंथन सब दल कर रहे हैं, और लोकसभा के लिए अलग होगा, क्योंकि 26 वर्सेस 38 की लड़ाई है। 26 दल एक तरफ है जिसको इंडिया कह रहे हैं, 38 दल एक तरफ है जिसको हम लोग एनडीए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं, लेकिन हाँ, कांग्रेस को थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। हाँ। और अपने जो है एमडीज, जो वो डॉक्टर मेडिसिन होते हैं ना, जो नब्ज पकड़ने वाले, पहचान करने वाले, डायग्नोसिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक का टेस्ट कुछ अलग ही हो रहा है। अब पब्लिक जो है, पब्लिक के बीच में जाकर के सारी चीजों को हकीकत में बताना पड़ेगा, और जनता के साथ असल में कनेक्ट होना पड़ेगा। सजेशन है, एक सजेशन रहेगा, जो आपके यहाँ बाहरी दल के लोग आ रहे हैं, उनको बहुत तवज्जो जब आप दे देते हैं, तो अपने कार्यकर्ता आपके उनको थोड़ा समेट के रखना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत के कार्यकर्ता वही है। भाजपा अपने लोगों को मना लेती, मैनेज कर लेती है, आपका मैनेज कंट्रोल वो थोड़ा कमजोर है, उनका बहुत अच्छा है। नेतृत्व क्षमता पे आप भी सवाल उठा रहे हैं कुल मिलाकर जैन साहब, की कांग्रेस की जो नेतृत्व क्षमता है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। ये जो इस तरह की चीजें हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी स्वागत है। हर पार्टी छोड़ के आ रही है, यानी कि भाजपा के लोग भी जा रहे हैं, कांग्रेस के भी जा रहे हैं, सब दलों से लोग जा रहे हैं, और ये सबका चलिए, कुछ कमियां हैं सर, कुछ खामियां हैं, जाहिर तौर पे उनको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो मजबूत है, विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए एक बेहतर लोकतंत्र के लिए। बहरहाल किस तरह से कांग्रेस रिवाइव करती है, किस तरह से अपनी कमियों को दूर करती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।